Conceptual question number 1.5. A simple pendulum has time period of 4 seconds. Will its time period remain same or change if its steel bob is replaced by wood bob of the same size? एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 4 सेकंड और उस सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो पहले स्टील का लगा हुआ है। फिर हमने स्टील का जो बॉल है या बॉब है उसको हम उसी स्टील के साइज का एक लकड़ का बॉब लगा दें तो क्या उसकी जो टाइम पीरियड चेंज होगा या नहीं होगा, यह हमने बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर है नो, यानी कि हम एक स्टील बॉल पहले लगा हुआ है, उस स्टील बॉल को उतार कर हम उसी स्टील बॉल के साइज का एक लकड़ का बॉब या लकड़ का बॉल अगर हम पेंडुलम के साथ कनेक्ट करेंगे, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले से। यहाँ पे मैंने लिखा है t = 2 पाई अंडर रूट L/G। मैंने दोबारा यहाँ पर लिखा है हाईलाइट करने के लिए, आपने एक ही दफ़ा लिखना है क्योंकि मैंने साइड चेंज की, इसलिए मैंने दोबारा लिखा है। ये सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला है। और अब इस फार्मूले के अंदर आप गौर करें तो 2 पाई कांस्टेंट है, अंडर रूट L/G ये जो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ के करीब, तकरीबन अर्थ के करीब ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ के ऊपर भी ये वैल्यू, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल लेंथ है, तो फिर भी मैंने यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को भी मैंने वेरिएबल शो किया है। अगर ज़्यादा हाइट पे जाने की सूरत में जी की वैल्यू भी चेंज होती है। तो इस फार्मूले के हिसाब से जो है टाइम पीरियड सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के वैल्यू पर, और ये भी बहुत कम चेंज होती है। अगर बहुत हाइट पे जाती है तब जाके जी की वैल्यू चेंज होती है, अदरवाइज जी की वैल्यू फिक्स रहती है। तो टाइम पीरियड है वो सिंपल पेंडुलम की लेंथ पर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होगा। बाकी पैरामीटर को आप चेंज भी करें तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमसे कहा गया है एक स्टील का बॉल लगा हुआ है, बाकी जो पैरामीटर है टाइम पीरियड और जी की वैल्यू इस केस में कांस्टेंट है। तो बेशक हमने बॉब को रिप्लेस किया है स्टील बॉब से वुड बॉब से, दोनों का साइज सेम है। अगर साइज सेम ना भी हो तो भी जो है ना टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। यहाँ पर कंडीशन है साइज तो सेम है दोनों बॉब का, लेकिन अगर साइज डिफरेंट भी होगा तो भी टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइम पीरियड साइज के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, न मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस केस में अगर हम बॉब को रिप्लेस करेंगे तो टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड विल रिमेन कांस्टेंट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1.6. सेम masses are attached to different springs, one is vibrating faster. Why? दो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच है, दोनों बॉडीज का जो मासेस है वो सेम है। इसके बावजूद एक स्प्रिंग तेजी के साथ वाइब्रेट कर रही है। इसकी रीजन क्या है? हम पढ़ चुके हैं मास अटैच टू अ स्प्रिंग। मास अटैच टू अ स्प्रिंग की जो फ्रीक्वेंसी है उसका फार्मूला है हमारे पास F = 1/2 पाई अंडर रूट K/M। K यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट है और M मास है। नेशनल बुक फाउंडेशन की जो फिजिक्स की बुक है 10th क्लास की, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला गिवन है, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में मास अटैच टू स्प्रिंग का जो टाइम पीरियड का फार्मूला तो गिवन है, बट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला गिवन नहीं है। जो स्टूडेंट पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक पढ़ रहे हैं वहाँ पर बुक में टाइम पीरियड का फार्मूला गिवन है t = 2 पाई अंडर रूट M/K, और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास है 1/T, ये भी गिवन है। तो इस t की जगह आप टाइम पीरियड की वैल्यू रखेंगे तो ये फार्मूला आप गेट कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस फार्मूले के मुताबिक फ्रीक्वेंसी ऑफ मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग कांस्टेंट और मास ऑफ द बॉडी के ऊपर डिपेंड करती है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। 2 पाई तो कांस्टेंट है, सो फ्रीक्वेंसी ओनली डिपेंड्स ऑन स्प्रिंग कांस्टेंट एंड मास ऑफ द बॉडी। और इस केस में दोनों स्प्रिंग के साथ जो मास बांधा हुआ है वो जो मास है वो सेम है। सपोज दोनों स्प्रिंग के साथ
मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ जो मास बांधा हुआ है, और ये वाला जो स्प्रिंग है इसके साथ भी हमारे पास मास सपोज करेंगे 1 ग्राम या 1 kg भी आप रख सकते हैं। तो स्प्रिंग तो डिफरेंट है बट मास सेम है। जब मास सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर मास तो कांस्टेंट हुआ, 2 पाई ऑलरेडी कांस्टेंट है, यहाँ पर मास कांस्टेंट है, यहाँ पर ओनली वेरिएबल है के। स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम दिया है हमने, लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तरह का कांस्टेंट नहीं है। ये हर स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है। गिवन स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट है। सपोज मेरे पास ये स्प्रिंग है, इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। कोई और स्प्रिंग लेंगे तो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू किसी और के लिए नहीं हो सकती। तो हर स्प्रिंग टू स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन गिवन स्प्रिंग के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहती है। ये याद रखना है। स्प्रिंग कांस्टेंट इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन स्प्रिंग। दो डिफरेंट स्प्रिंग होंगे तो दोनों स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। मास तो सेम है, तो यहाँ पर वेरिएबल है के स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मैं इस इक्वेशन को देखो, 2 पाई और m कांस्टेंट है यहाँ पर, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, कांस्टेंट और इक्वल टू को मैं हटाऊंगा तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आती है। तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के, यानी कि फ्रीक्वेंसी अंडर रूट के बराबर है। जिस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। सो ये जो दो स्प्रिंग है इनका मास तो सेम है। सपोज 1 ग्राम है इसका, और दूसरे का भी 1 ग्राम, मास तो सेम है, तो वेरिएबल के है। तो इनमें से एक फास्टर वाइब्रेट कर रही है, यानी कि तेजी के साथ वाइब्रेट कर रही है। तो इसका मतलब है द स्प्रिंग having greater value of spring constant has greater value या हाई वैल्यू भी लिख सकते हैं, ग्रेटर वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी और स्प्रिंग कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर होगी उस स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी भी ग्रेटर होगी। हम एक और इक्वेशन से समझते हैं, वेव इक्वेशन। ये आप चैप्टर 2-3 में पढ़ेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ये वेव इक्वेशन है। देखें, 3 वेरिएबल हो तो उनमें से एक को हम कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे हम वेवलेंथ को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। वेरिएबल होगा v एंड f, वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो मैं कांस्टेंट को हटाऊंगा, दैट इज लेमडा, तो इक्वल टू भी हटेगा और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल f। अब देखिए, स्प्रिंग कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो जिस स्प्रिंग के पास ग्रेटर वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट होगी उस स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, ग्रेटर होगी। और हम इस इक्वेशन से ये भी जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी और स्पीड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिस स्प्रिंग के पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू ग्रेटर है उसके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ग्रेटर होगी और स्पीड की वैल्यू भी ग्रेटर होगी। हेंस the spring having greater values of spring constant and frequency will have greater value of speed. In this way, the spring of vibrating with high frequency
will वाइब्रेट फास्टर। जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हाई होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी। अकॉर्डिंग टू वेव इक्वेशन यहाँ पे लेमडा को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया और कांस्टेंट और इक्वल टू हटाएंगे तो साइन आपको प्रोपोर्शनलिटी आएगी। तो जिसके पास फ्रीक्वेंसी हाई होगी उसकी स्पीड की वैल्यू भी हाई होगी और वो जो स्प्रिंग है वो फास्टर वाइब्रेट करेगी।